Hello everyone. Hope everyone is doing good. इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा क्लास 11th के बच्चों के लिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप कैसे प्रिपेयर करोगे आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के बारे में बात करेंगे। ये सारे चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ हैं और एक एक करके हम देखेंगे कि किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। इसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका आपका रहेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डायग्राम है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, डिफरेंट तरीक़ों से पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें आप खास करके कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन पे जो है कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं, और प्रोटीन्स की डाइजेशन के बारे में और फैट्स की डाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि इसमें कभी कभी पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कैसे होती है, प्रोटीन्स की डाइजेशन कैसे होती है, फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है, या दूसरे तरीके से इसे पूछ सकते हैं कि स्टोमक में कैसे क्या 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 डाइजेस्ट होता है, इसी तरह से इंटेस्टाइन्स में किस तरीके की डाइजेशन होती है, या कभी कभी डिड्यूनियम में जो कि इंटेस्टाइन्स का एक पार्ट है उसके में किस तरीके की डाइजेशन होती है, उस पर से भी क्वेश्चन आता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे आपको एक नोट प्रिपेयर होना चाहिए। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो यूजुअली ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर इन्होंने किसी सब पार्ट को पूछ लिया तो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इसमें फिर एक छोटा सा नोट आप एब्जॉर्बेशन पे याद करोगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स आपने खाए डाइजेस्ट हुए उसके बाद वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, वो आप प्रिपेयर करोगे। और थोड़े थोड़े से कुछ शॉर्ट नोट्स आपको पूछेंगे या शॉर्ट टर्म्स आपके लिए हैं, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं। इसमें आपकी बुक पे एक चार्ट भी दिया हुआ है कि फैट्स का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, प्रोटीन्स का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो वो उनके बारे में आप देख लोगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। थीकोडॉन्ट्स किनको कहते हैं, डाइफोडॉन्ट्स किनको कहते हैं, एग्जाम्पल भी याद रख लो। लिवर की क्या फंक्शंस हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो डेफिनेटली एक टर्म आ जाती है जिसमें हम देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी पे लास्ट पे दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, बट जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपकी एनसीईआरटी के लास्ट पे दिए हुए हैं, उन डिसऑर्डर्स के बारे में एक एक लाइन आप याद कर लोगे, आपके काम आएगा। कई बार एग्जाम में आया है कि ह्यूमंस का डेंटल फार्मूला क्या है। आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेंटल फार्मूला भी याद कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो वो मोस्ट प्रोबली फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन से आएगा। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आ गया, फिजियोलॉजी के इस चैप्टर से आ गया, क्योंकि फिजियोलॉजी का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर उन्होंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन से क्वेश्चन पूछा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। बाकी जो जो छोटी 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 टर्म्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, या जो थीकोडॉन्ट्स हैं, डाइफोडॉन्ट्स हैं, लिवर की क्या फंक्शंस हैं, इस तरह से बाइल का क्या रोल है डाइजेशन में, वो तो ऑब्वियसली फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के साथ भी आएगा। तो उस पर आप लोग फोकस करेंगे। तो ये आपके पहले चैप्टर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रैक्टिस कर लो डाइजेस्टिव सिस्टम को और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को भी प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जब दूसरे चैप्टर पे आते हैं तो एक शॉर्ट नोट आ सकता है आपको कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ये भी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अगर शॉर्ट आंसर आ गया तो वही से आएगा, आपको एक्सपायरेशन किसको कहते हैं, इंस्पिरेशन किसको कहते हैं, वो आ सकता है, वरना मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी बुक पे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स किनको कहते हैं या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ से क्या मतलब है, या डायरेक्टली वहाँ पे आ सकता है टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है, वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब है, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी का क्या मतलब है। उनको आप याद रखोगे और उनके जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं कि टाइडल वॉल्यूम इतना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा उसको याद रखोगे आप। एक एक पेज पे उनको लिखो, डिफरेंट टाइडल वॉल्यूम्स क्या हैं, डिफरेंट टाइडल कैपेसिटीज़ क्या है, और किसका वैल्यू कितना है जो टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर जो ये वाले 2 क्वेश्चंस हैं, ये अगर आ गए तो डेफिनिटली डेफिनिटली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएँगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन से तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने के ब्लड में, और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और इस साल मुझे लगता है जो क्योंकि सीबीएसई पैटर्न, तो ऑक्सीजन डेस्टिनेशन करो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपने करो देखा होगा बुक पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन डेस्टिनेशन करो आने के चांसेस बहुत हैं। अगर आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के लास्ट पे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो इस चैप्टर के लास्ट पे भी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के लास्ट पे एक्सरसाइज से पहले लास्ट चैप्टर के लास्ट पे होते हैं डिसऑर्डर्स। वो जो डिसऑर्डर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, बस उन्हीं डिसऑर्डर्स पे आप फोकस कर लो, उससे बाहर कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा।
तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डाइजेशन आ सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आ सकता है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको बस एक बार पढ़ना है, समझना है, ध्यान से पढ़ना है। और अगर कोई टॉपिक इसमें है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आपको मेमोराइज करने में मुश्किल हो रहा है, जैसे आपको अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज़ को समझने में मुश्किलात आ रही है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो उसके लिए बना सकता हूँ। उसके अलावा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दिखने में तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये स्किप कर सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं। बोर्ड वाले जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन को स्किप कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस को स्किप कर सकते हैं, मगर इस वाले चैप्टर से डेफिनेटली 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 क्वेश्चन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप के लिए ब्लड और इसके कंपोनेंट्स। ब्लड क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसमें आप WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स के बारे में लिखते हो। तो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के कारण चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। फिर एक बार एग्जाम में आया है ब्लड और लिम्फ के दरमियान में क्या डिफरेंस है, 2 से 3 डिफरेंसेस आप लोग पढ़ लेना, आपके लिए काफ़ी है। ये दो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग कई बार आया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बट अब आप RH पॉजिटिव RH नेगेटिव में खो नहीं जाना। बस सिंपल सा आप याद रखना कि RH पॉजिटिव पेशेंट्स कौन से होते हैं। RH पॉजिटिव वाले की RBCs पे D एंटीजन प्रेजेंट होता है। RH नेगेटिव जो RH पॉजिटिव वाले इंसान होते हैं उनकी RBCs के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है। और जो RH नेगेटिव इंसान होते हैं, RH नेगेटिव वाले, उनकी RBCs के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यह आपके लिए काफ़ी रहेगा, इतना इतना सा आपको याद रखना है। हालांकि ब्लड कोagulation एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इस पे आप शॉर्ट नोट याद कर लेना, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जिसमें मैं टिक मार रहा हूँ मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल, ये 2 रिलेटेड चीज़ें हैं। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। जबकि मैंने बताया कि आपको ये बहुत लंबा चैप्टर है, बट फिर भी ये प्रिपेयर करना बहुत आसान है। ये हमें पता है कि फिजियोलॉजी बहुत लंबा सेक्शन है, बट इसको प्रिपेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। कार्डियक आउटपुट, एक तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है इसका वैल्यू, कितना होता है कार्डियक आउटपुट का, और डेफिनेशन आपको कार्डियक आउटपुट की, खाली कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर, फिर से फिजियोलॉजी है तो स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा। और एक ECG पे शॉर्ट नोट, ECG पे आपको क्या पता होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पी वेव किसको कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स किसका मतलब है, और टी वेव का क्या मतलब है, यानी PQRST। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पी वेव का क्या मतलब होता है, PQRS कॉम्प्लेक्स हमें क्या शो करता है, और टी वेव हमें क्या शो करती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, पढ़ लेना। और इसके लास्ट पे भी कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन डिसऑर्डर्स को भी आप लोग पढ़ लेना। तो इसमें ब्लड एंड कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ABO सिस्टम पे एक सिंपल सी चीज़ है कि ए ब्लड ग्रुप उनका होता है जिसकी RBCs के ऊपर A एंटीजन है, पढ़ा है मैंने आपको, और उसके ब्लड में ए एंटीबॉडीज़ नहीं हो सकती हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप इसको देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। इसमें सबसे पहले जो ही चैप्टर को स्टार्ट करोगे, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, बट इसमें आप ये वाली चीज़ जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और काउंटर करंट मैकेनिज्म, चाहे आपको यूरिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है, यूरिन की फिल्ट्रेशन कैसे होती है, आप बस काउंटर करंट मैकेनिज्म को लिख लो, वो आपका सारा कवर कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। फिर कुछ छोटी छोटी टर्म्स जिसमें एक एक मिनट आपको लगेगा, इम्यूनोटिलिक किसको कहते हैं, यूरोटिलिक किसको कहते हैं, यूरिकोटिलिक किसको कहते हैं, GFR का क्या मतलब होता है, इसका वेल्व कितना होता है, ऑस्मो रेगुलेशन से हम क्या समझते हैं। और इसके लास्ट पे भी, जैसे मैं आपको हर चैप्टर में बताता हूँ, इसके लास्ट पे भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स को आप पढ़ लोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपको चैप्टर है, हर चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज होती है। उन एक्सरसाइज में जो वेरी शॉर्ट नोट्स होते हैं, उन वेरी शॉर्ट नोट्स को आप, या फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके लास्ट पे, या ट्रू फॉल्स होते हैं, उनको आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना, उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर इसमें मसल्स के रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरा चैप्टर स्केलेटल सिस्टम के रिलेटेड है, बट दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आएगा, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, या वो पूछ सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है जी। आपकी बुक पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सर्कोमियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। इसी तरह से मूवमेंट और लोकोमोशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है, और 2 स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं एक्टिन एंड मायोसिन की। तो एक
दो लाइंस आप याद करोगे, एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, और एक्टिन की स्ट्रक्चर कैसी है, मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इसमें ये चैप्टर आप देखोगे तो बहुत लंबा है, बट आप पहले याद करोगे इसमें एक्सल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में क्या क्या याद करना है। एक्सल स्केलेटन एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ठीक है। फिर इसमें यूजुअली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, याद याद रख लो, बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। लाइक इसमें आएगा फेस में कितनी बोन्स है, टेक्स्ट बुक देख लो, एक लिस्ट बना लो, फेस में कितनी बोन्स है, स्कल में कितनी बोन्स है, रिब्स में रिब ये जो रिब्स केज होता है इसमें कितनी बोन्स होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, हमारी जो लिम्स होती हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, इसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा, एक लिस्ट बना के आपके काम भी आएगा, फर्दर एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो ये पढ़ लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट और कॉर्टिलेजस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद डिसऑर्डर्स, फिर से इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको डिसऑर्डर्स मिलेंगे, उन डिसऑर्डर्स को आप लोग पढ़ लेना, और जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हीं के बारे में आप लोग फोकस करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैकेनिज्म, लॉन्ग आंसर टाइप के लिए, बाकी सब शॉर्ट है। और फिर एक्शन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मैंने क्या कहा, एक लिस्ट बना लो, उससे आपका चाहे लॉन्ग आए या शॉर्ट आए, जैसे आपको बोलना है स्कल में कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स है, ज़रूरी नहीं है आपको बोन्स का सारी बोन्स का नाम याद होना चाहिए। इसी तरह से फिर फेस में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, या ह्यूमंस के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, ठीक है। इस तरह हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स है, हमारे रिब केज में कितनी बोन्स है, वो आपको पता होना चाहिए। फ्लोटिंग रिब्स किनको कहते हैं, ठीक है, ट्रू रिब्स किनको कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली बात, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ लेना, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसकी डिफरेंसेस क्या हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, एक ब्रीफ वीडियो मैंने इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा, इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, बहुत बार पूछा गया। और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं डू करूंगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में कैसे नर्व इम्पल्स होता है, और यहाँ एक न्यूरॉन और मसल फाइबर के मसल जो होता है, इन प्लेट जो होता है, उसके दरमियान में कैसे होता है इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ये अभी आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, बहुत सिंपल है, सेरिब्रम सेरिबेलम और वो मेडुला, सिंपल सा चीज़ है, बस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक लाइन आप याद करोगे, रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है, रिफ्लेक्स आर्क का क्या मतलब है। अब यहाँ पे ये है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई और ईयर। एक बात समझ लो आप, अगर आपको ये प्रिपेयर करना है तो एक तो आई की स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लो और इसकी फंक्शनिंग को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इसी तरह से ईयर की स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लो, ईयर की फंक्शनिंग को प्रिपेयर कर लो। बट अगर आप ये स्किप करना चाहते हो तो ये आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब आता है उसको और आता है, तो अगर ऊपर से ईयर आ गया, नीचे से उसको कोई ऐसा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो इसको आप, मैं सजेस्ट करूंगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। मगर अगर आपने ये पढ़ा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। खास करके आई ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसमें आई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, अगर एग्जाम में आया डेफिनेटली याद रखना, अगर एग्जाम में आएगा इसमें आएगा मैकेनिज्म ऑफ सीइंग, चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, और अगर ईयर में आएगा तो इसमें आएगा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पढ़ा है तो कर लो प्रिपेयर, अगर नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर ये लॉन्ग आंसर आएगा इसका और दूसरे वाले चैप्टर्स में आ जाएगा। फिर जो आखिरी चैप्टर है वो है डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले आप याद करोगे डिफरेंस बिटवीन इंडोक्राइन ग्लैंड्स किनको कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किनको कहते हैं, और इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। हार्मोन्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए। और इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, अगर आया, अभी तक कभी आया नहीं है, अगर आएगा तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आएगा कि हार्मोन कैसे काम करता है। फिर ये बात आप समझ लो, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स आएगा, 2 मार्क्स आएगा, या लॉन्ग आंसर आएगा। करना क्या है आपको, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको सिखाया था, फर्ज करें आपके पास कोई ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इस तरह से आपके पास थायराइड ग्लैंड है, इस तरह आपके पास पेनक्रियाज है, आपको बहुत सारे ग्लैंड इसमें मिलेंगे। इस तरह आपके पास पीनल ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड, इस तरह आपके पास हाइपोथैलेमस है। जो भी ग्लैंड्स है, आप पहले ग्लैंड लिख दो, एक टेबल बना लो, यहाँ पे लिख दो इसमें ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और फिर सामने लिख दो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर लिख दो ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और फिर लिख दो उन हार्मोन्स की फंक्शन क्या है, बात खत्म। तो जो भी डिफरेंट ग्लैंड्स आपको मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको लिखना है ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और उस हार्मोन की क्या फंक्शन है। प्लीज एंड प्लीज स्टडी दिस, आप गूगल भी कर सकते हो हार्मोन्स,
ठीक है, प्रोड्यूस बाय डिफरेंट ग्लैंड्स। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक चार्ट मिलेगा, उसमें यहाँ से ग्लैंड्स का लिस्ट बना के होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स आपको मिलेंगे। यहाँ से उनसे प्रोड्यूस किए गए हार्मोन्स का लिस्ट होगा और यहाँ से इनकी प्रोड्यूस की उन उन हार्मोन्स की फंक्शन दी होगी। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में फिर से मैं आपको बताऊंगा, इनमें से अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करने में मुश्किलात आ रही है, ठीक है, मैं अपने अब मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं निभा रहा हूँ। आप लास्ट पे मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मुझे ये वाला टॉपिक जो है या ये वाला सेक्शन जो है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या प्रिपेयर करूँ? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पे आप ब्रीफ वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को हम कैसे प्रिपेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।